हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू फॉर इग्नू एंड यू एसओएल। आज की वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया इग्नू के सब्जेक्ट का ये वीडियो होने वाला है जिसका सब्जेक्ट कोड है बीपीएससी 212। ये आपका सब्जेक्ट कोड है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इस वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ऐसे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेड थे, बार बार पूछे गए थे। तो इस वजह से ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके इस सब्जेक्ट में पूछा गया था और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पेपर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाए, वो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द नेचर एंड रोल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में चांसेस आने के बहुत ज्यादा है। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना है सो दैट आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा हम स्क्रीन को छोटा कर लेते हैं। यस, दिस इज गुड। तो यही है, यहाँ पे आपको बताना है मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में, कॉलोनियल इंडियन के टाइम पे क्या क्या चीजें थी, कैसे था। तो आपको इस तरीके से बताना है कि इस टाइम क्या हो रहा था कि ये रिस्पॉन्स जो था, ये बेसिकली मिलिटेंट नेशनलिज्म जो था कॉलोनियल टाइम में, ये इसकी अगर हम बात करें तो ये इमर्ज हुआ था एज अ रिस्पॉन्स। जो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम पे हमारा, उसी के रिस्पॉन्स में जो है ये इमर्ज हुआ था। और इसका डायरेक्ट एम्फेसाइज था कि जितने भी वॉयलेंट और एक्शंस हो रहे हैं अगेंस्ट कॉलोनियल रूल्स के, उस चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। की फिगर्स की अगर बात करें तो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, भगत सिंह हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सभी क्या थे, एडवोकेट थे फॉर इमीडिएट इंडिपेंडेंस थ्रू थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स। ठीक है, तो उन्होंने रिवोल्यूशनरी किया। ठीक है, और उसके थ्रू आपने देखा कि कैसे कॉलोनियल टाइम पे ऑपरेशंस हुए और मतलब ऐसे आंदोलन हुए और फिर एट द एंड कॉलोनियल जो रूल्स थे उनको तोड़ा गया। ठीक है, और आगे बढ़ा गया। तो ये जो फॉर्म है नेशनलिज्म का, ये कैरेक्टराइज हुआ था इसके रिजेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के थ्रू। और इसका इंक्लिनेशन की बात करें तो टुवर्ड्स रेडिकल मेजरमेंट्स हुआ था, सच एज जैसे कि हमारा बॉम्बिंग्स हो गया, ठीक है, असैसिनेशन हो गया, ठीक है, अप राइजिंग हो गया, ये सभी चीजें इस टाइम पे हो रही थी। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए आपको इस आंसर का पोर्ट्रे करना है। ठीक है, आप आगे ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं कि कैसे जैसे मूवमेंट्स हुए थे, जैसे कि गदर गदर पार्टी के थ्रू हुआ था। ठीक है, और एक्टिविटीज ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, जिसको हम HSRA भी कहते हैं, उनके थ्रू जो एक्टिविटीज हो रही थी वो इस चीज में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। तो इन पॉइंट्स को बताते हुए आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं अपने वर्ड्स का यूज करते हुए, सो दैट आपका आंसर और भी ज्यादा इफेक्टिव दिखे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड जो अगेन रिपीटेड क्वेश्चन था, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, जिसमें कि आपसे पूछा गया था कि आपको एक ऐसे लिखना था ऑन द फीचर और नेचर ऑफ द फेडरलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो इंडियन फेडरलिज्म की बात करें तो ये कैरेक्टराइज होता है बाय अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में जो पावर का डिवीजन होगा वो चीज यहाँ पे इंश्योर करती है। और ये इंश्योर करती है अ बैलेंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस हो, ये चीज जो है क्रिएट करती है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये इस्टेब्लिश करता है एक बेसिकली क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर को। ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो कुछ इस तरीके से आप आगे पॉइंट में बता सकते हैं कि कैसे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है इंडिया की। तो डिवीजन ऑफ पावर्स आपको पता है कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी डेलिनेट्स के साथ जो पावर है और फंक्शंस है उनके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे पावर्स को जो है डिवाइड किया गया है, यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू। ठीक है, और सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे सुप्रीम होगा, सब मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारे लॉज होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कोई लॉ नहीं है ये चीज। ठीक है, बायसेमरल लेजिस्लेचर इसके बारे में बता सकते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट किस तरीके से है। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कैसे यहाँ पे अगर अडाप्ट करने का और चेंज करने की अगर नीड होती है और वो चीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, मानता है, तो वो चीज इजीली हम उस चीज को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। इन पॉइंट्स को आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन के एज अ आंसर में। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो लास्ट में आपको कंक्लूड कर देना है द नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म अलाउज फॉर बोथ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, और इट एकोमोडेट्स
रीजनल डाइवर्सिटीज व्हाइल मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं, जिसमें हमें एनालाइज करना है द रोल ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द बैकवर्ड कास्ट, जिसको हम ओबीसी भी कहते हैं इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो हमारा इंडियन पॉलिटिक्स है उसमें ओबीसी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज के बारे में बताना है। ये जो है, ये जो कास्ट सिस्टम है बेसिकली ओबीसी की अगर हम बात करें खासकर, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये इंडिया के पॉलिटिक्स को शेप करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो हमारा मंडल कमीशन रिकमेंडेशन था, उसके थ्रू अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिग्निफिकेंट होता है 1990s के बीच में। ठीक है, विच रिजर्व्स अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि जिसके लिए आप सभी को पता होगा कि जो इस कास्ट के कैटेगरी से आते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में परसेंटेज सिग्निफिकेंट करी गई है वहां पे, मतलब उनके अलावा और कोई वो सीट नहीं लेगा। ठीक है, एजुकेशन में भी सीट्स उनके लिए रिजर्व करी गई हैं। तो ये पॉइंट्स बताते हैं कि कितने ज्यादा जो ये कास्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने आप। तो अब हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं इस आंसर को, जिसमें आपको रोल्स बताने और इम्पोर्टेंस बताने हैं। तो पॉलिटिकल का मोबिलाइजेशन में ओबीसी जो है बहुत ही क्रूशियल और लार्ज सिगमेंट्स है जो पॉपुलेशन का, वो पर्टिकुलरली स्टेट जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे ये कास्ट सिस्टम जो है बहुत ज्यादा है, मतलब ये इस तरीके के लोग आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। वेयर दे फ्रॉम अ सस्टेनेबल पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल, मतलब इससे क्या होता है कि ये इतने बड़े लार्ज अमाउंट में है कि पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर देते हैं, बिकॉज अगर इनका वोट नहीं मिलेगा तो इस तरीके से इनका मतलब इनकी पार्टी नहीं बन पाएगी। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं ओबीसी वाला ये जो फैक्टर है वो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया, ये लीड करते हैं रेज ऑफ ओबीसी लीडर्स को। ठीक है, ठीक है, ये पार्टीज जो होती हैं, और रिप्रेजेंटेशन, सोशल जस्टिस, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोल इन्फ्लुएंसेस में क्या है कि ओबीसी जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट वोट बैंक की तरह इनको देखा जाता है। हालांकि पॉलिटिक्स तो मतलब पॉलिटिक्स के टाइम पे तो दिखाएंगे बहुत, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट उनको ज्यादातर जो है वोट बैंक की तरह ही देखा जाता है। ठीक है, और बाकी चीजें तो अलग है ही। तो ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम, जिसमें आपको एनालाइज करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें प्रेसिडेंट और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप रहता है, कैसा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इन इंडिया की बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बताया गया कि क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या डिलेनाइट्स होंगे, रिस्पेक्ट्स क्या होंगे, पावर्स, रोल्स सेपरेटली दोनों के लिए बताया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट्स का रोल अगर हम बात करें तो इंडिया में बेसिकली एक सेरिमोनियल हेड ऑफ स्टेट है, स्टेट के हेड हैं। ठीक है, और विद फंक्शनल दैट आर लार्जली फॉर्मल एंड सिंबॉलिक होते हैं। हाउएवर जो प्रेसिडेंट होते हैं ऑल्सो पोजेस सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिशन सॉरी डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, उनके पास कुछ ऐसे पावर्स होते हैं सच एज दैट एबिलिटी टू विद होल्ड्स एसेट्स टू बिल्स। ठीक है, अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिसॉल्व द लोकसभा, मतलब लोकसभा को भंग भी कर सकता है जो हमारा प्रेसिडेंट होते हैं वो। और 5 ऐसे जो मतलब कला के क्षेत्रों से आते हैं उनमें से लेना, ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट एक नाम मात्र के पात्र नहीं है, उनके पास भी बहुत सारे पावर्स होती हैं। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर की रोल जो है इन कंपैरिजन आप बता सकते हैं कि प्रेसिडेंट के रोल में थोड़ा ज्यादा होता है इन इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जितनी भी लॉ अगर बन रही है उसको इम्प्लीमेंट करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करना, एजेंडाज बनाना, रिप्रेजेंट करना इंडिया की डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, दोनों तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट करना, ये भी प्राइम मिनिस्टर का ही रोल होता है। रिलेशनशिप के डायनेमिक्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स, जैसे कि इन सर्टेन सिचुएशन सच एज हंग पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज डिस्क्रिएशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली ड्यूरिंग इमरजेंसी जो होता है, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तो पावर जो है सारी की सारी वो प्रेसिडेंट के हाथ में भी जा सकती है। ठीक है, और इन केस अगर पीएम का मतलब टाइम पूरा होने से पहले ही कोई अनफॉर्चुन सीन उनके साथ हो जाता है, लाइफ इवेंट हो जाता है, ट्रेजिक हिस्ट्री उनके साथ हो जाती है, उनका डेथ हो जाता है, तो उस समय भी प्रेसिडेंट के हाथ में ही सारी पावर पीएम की चली जाती है।
ठीक है। कोलैबोरेशन, द रिलेशनशिप इज कोलैबोरेटेड ऑफ कोर्स, बिकॉज जो प्रेसिडेंट है वो प्रोवाइड करते हैं अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। रेगुलर कंसल्टेशन बिटवीन द टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट रिमेन स्मूथ एंड इफेक्टिव तरीके से चलता रहे, तो इसलिए कोलैबोरेशन भी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है इन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। तो ये जो था, ये पॉइंट बताते हैं कि किस तरीके के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है मेन फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेसिकली क्या है? बायो सेमरल लेजिस्लेचर हमारा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता ही होगा, ये पॉइंट्स बहुत इजी हैं। इन पॉइंट्स को आप बताते हुए आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप, लेजिस्लेटिव सुपरमेसी, किस तरीके से हमारा जो पार्लियामेंट है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ जो लॉज है वो बनाने में है। ठीक है। ऑपोजिशन पार्टी जो है एक तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन पॉइंट्स को बताते हुए आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। देखिए, हम यहाँ पे इन डेप्थ चीजों को नहीं समझेंगे, बिकॉज ये हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो वी विल जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड हाउ टू राइट द आंसर्स। ठीक है। फॉर थ्योरीज यू कैन चेक आउट अदर वीडियोस। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू एस्टैब्लिश इक्वालिटी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिकली इससे हमारी इक्वालिटी कैसे स्टैब्लिश होती है। फिर आर्टिकल 14 जैसे कि हमारा कहता है, गारंटी करता है इक्वालिटी को बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल द इंडिविजुअल्स इन इंडिया। ठीक है। और जैसे कि आर्टिकल 15 हमारा कहता है, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड, चाहे रीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इसके बिहाफ पे या प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 16 कहता है, क्या इंश्योर करता है कि इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले सभी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है। और प्रोहिबिट किया जाए जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के थ्रू लेकर, तो उसको प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 17 करता है, अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, और फॉरबिड्स करता है इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। ठीक है। और ऐसे ही हमारा आर्टिकल 18 के बारे में बता सकते हैं। राइट टू फ्रीडम हमें है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके थ्रू हम बता सकते हैं। ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं हमारे पास। तो ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि किस तरीके से ये जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में, या फिर आप कह लीजिए, या फिर जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, वो किस तरीके से हमारे एस्टैब्लिश करते हैं इक्वालिटी पे। ठीक है। तो आप वीडियो पोस्ट करके लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें आपको बताना है, एनालाइज द नेचर ऑफ मोबिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेंट ऑफ वीकर सेक्शन इन मोबिलाइजेशन की हम बात कर चुके हैं। अगर हम नेचर ऑफ मोबिलाइजेशन की बात करें तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, ग्रास रूट्स कैंपेन्स हो गए, यूज ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो गया। नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वोटर इंक्रीज होते हैं, टर्नआउट इंक्रीज होता है उससे, और एक्टिव पॉलिटिकल एंगेजमेंट होता है, इशू बेस्ड जो वोटिंग होती है वो होता है। ठीक है। और इलेक्ट्रल रिफॉर्मर्स होते हैं, वो आप बता सकते हैं। तो ओवरऑल जो मोबिलाइजेशन है वो पार्टिसिपेंट करता है वीकर सेक्शन इन इंडिया। ठीक है। और जो इलेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है एक तरीके से मेच्योरिंग डेमोक्रेसी वेयर हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स आर इंक्रीजिंगली असर्टिंग देयर पॉलिटिकल पावर एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है। तो ये लाइंस आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इसका आंसर फ्रेम करना था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको डिस्कस करना है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, डाइवर्स इशूज, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। इन बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आपको आंसर फ्रेम करना है। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हो गया कि कैसे जो मूवमेंट्स होते हैं वो प्रीडोमिनेटली इम्प्लॉय होते हैं नॉन वायलेंट मेथड्स को लेकर, सच एज जैसे कि मार्चेस हो गया, सिट इन हो गए, हंगर स्ट्राइक्स होते हैं, ये सभी डिमांड्स दिखाते हैं। ठीक है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इससे कितना पड़ता है, रिसेंट डेवलपमेंट्स किस तरीके से हुए हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं आप इन मूवर्स का एग्जाम देते हुए। द फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट थ्री फार्म लॉ। ठीक है। ये अभी रिसेंटली हुआ था, इसका एग्जांपल देकर आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। द फार्मर्स मूवमेंट इन इंडिया रिमेन्स अ विटल एक्सप्रेशन ऑफ रूरल रेजिस्टेंस। तो कुछ इस तरीके से इसका फ्रेम कर सकते हैं आप आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें इवेलुएट करना है रोल ऑफ वुमेन इन सोशल मूवमेंट्स। ऑफ कोर्स सोशल मूवमेंट्स में विमेन्स की कई ज्यादा क्रूशियल और
इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेटिव रोल रहे हैं वेरियस सोशल मूवमेंट्स में, जैसे कि कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द देयर सक्सेस एंड शेपिंग देयर एजेंडा, जैसे कि लीडरशिप हो गया। ठीक है, ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन बेसिकली क्या है कि ये इसमें वुमेन जो होती हैं वो इंस्ट्रूमेंटली ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन में आती हैं, रिलाई करती हैं कम्युनिटीज के साथ, इंश्योर करती हैं वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन को, और उनका जो मूवमेंट है ऑफन लेंड करता है क्रेडिबिलिटी एंड द मोरल अथॉरिटी टू द मूवमेंट्स। नेक्स्ट है फोकस ऑन जेंडर इश्यूज। वुमेन्स पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है कि जो जेंडर इश्यूज होते हैं आर इंटीग्रल टू सोशल मूवमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया। ठीक है, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस होता है जिसमें भी वुमेन्स के कई ज्यादा रोल प्ले होते हैं। एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंजेस होते हैं जिसमें वुमेन जो होती हैं एक्टिविटीज हेल्प लीड टू सिग्निफिकेंट पॉलिसीज टू फाइट अगेंस्ट डाउरी, जैसे कि डाउरी के अगेंस्ट फाइट किया, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट फाइट किया। तो ये चीज जो है एडवोकेसी और पॉलिसी चेंजेस के थ्रू भी दिखता है। ठीक है, इंटरसेक्शनल लॉयल्टी के थ्रू भी ये चीज देखने को मिलती है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर जो है पोर्ट्रे करना था। देखिए, आप यहाँ पे जितने भी आंसर्स देख रहे हैं उसमें आप अपने खुद के भी कुछ वर्ड्स को ऐड ऑन करिएगा, तभी आपके आंसर्स जो है बहुत अच्छे दिखेंगे और इफेक्टिव तरीके से आपका आंसर दिखेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको नोट लिखना है जिसमें आपको बताना है इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन बेसिकली इनिशिएट हुआ था इन इंडिया 1991 में, जो एक शिफ्ट दिखाता है टुवर्ड्स अ मोर ओपन एंड मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को। ठीक है, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इम्पैक्ट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो गया, ग्लोबल ग्लोबल इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, और नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो इनइक्वालिटी देखने को मिली है ना। और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा एक तरीके से चैलेंज फेस करना पड़ा है। स्मॉल एंटरप्राइजेस इनको भी इनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, मतलब इनको थोड़ी चैलेंजेस देखने को मिली बिकॉज बड़े सेक्टर के लोग आकर इनके काम को थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से ये थोड़ा सा इनको कह सकते हैं आप चैलेंज मिला है। सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात करें लिबरलाइजेशन की, तो ये ड्रिवन हुआ है सिग्निफिकेंट तरीके से, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में। और ये ऑल्सो पोज करता है चैलेंजेस को दैट नीड्स टू बी एड्रेस टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ, ताकि इक्विटेबली ग्रोथ हो सके। इंश्योर करने के लिए कुछ चैलेंजेस को भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं जिसमें आपको राइट अ नोट ऑन अ जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो रेफर करता है टू द प्रोएक्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफन स्टेपिंग इनटू द एड्रेस इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ राइट्स, अकाउंटेबिलिटी, लैंडमार्क जजमेंट्स, इन सभी पॉइंट्स का आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्रिटिसिज्म के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया की बात करें तो हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल, ठीक है, इन एडवांसिंग सोशल जस्टिस, प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। इन सभी चीजों के लिए जुडिशियल जो एक्टिविटीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सिग्निफिकेंट रोल प्ले इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं जिसमें आपको बताना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आइडिया ऑफ कमिटी ब्यूरोक्रेसी, एक्सप्लेन। तो ये आइडिया जो है कमिटी ब्यूरोक्रेसी, ये रेफर करता है टू सिविल सर्विस को दैट इज डेडिकेटेड एंड लॉयल टू द गवर्नमेंट इन द पावर इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स पॉलिटिक एजेंडा विद द कमिटेड कमिटमेंट एंड इफिशिएंसी। ठीक है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करें तो एक कमिटी ब्यूरोक्रेसी इम्प्लाइज अ डिग्री ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट वेयर ब्यूरोक्रेटी कैरेट्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं क्लोजली विद द रिलायंस जो गवर्नमेंट होता है उसके अचीव के साथ। मेरिट वर्सेस लॉयलिटी, इसमें मेरिट और लॉयलिटी को भी देखा जाता है। प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें तो उसमें आप बता सकते हैं कि कैसे प्रोज और कॉन्स है। जैसे कि हमारा प्रोज क्या है कि एक तरीके से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी होती है जो लीड करती है इफेक्टिव गवर्नमेंट को। ठीक है, और क्विकर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है पॉलिसीज का इसके थ्रू। और कॉन्स की बात करें तो जो इससे क्या होता है एक्सेसिव पॉलिटिकल अलाइनमेंट होता है जिससे अंडरमाइन जो न्यूट्रलिटी होती है और सिविल सर्विसेज की, वो लीड करता है टू द फेवरेटिज्म और करप्शन की जैसी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये एक तरीके से इसका कौन हो सकता है। बैलेंस की अगर बात करें तो ये आइडिया जो
है कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का। ये रिक्वायर करता है एक डेडिकेट बैलेंस को जो इंश्योर कर सके सिविल सर्वेंट्स के साथ साथ कमिट करना कि सर्विसिंग जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ अपहोल्ड कर सके रूल ऑफ लॉ को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना ऑन द फॉलोइंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, तो आप इसमें इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, रोल ऑफ द स्पीकर की बता सकते हैं कि स्पीकर जो है हमारे लोकसभा में खासकर वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन द प्रेसिडेंट ऑफिस ऑफ द लोअर लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इनका रोल प्ले। जो स्पीकर होता है वो इंक्लूड करता है मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डिकोरम ड्यूरिंग द डिबेट्स। जो डिबेट्स है उसके बीच में डिकोरम और ऑर्डर को मेंटेन रखना और स्मूथ कंडक्ट हो सके बिजनेस की जितने भी अपहोल्डिंग है रूल्स हैं उन सभी के। स्पीकर ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है द लोकसभा को। ठीक है, जितने भी कैपेसिटीज है उसमें स्पीकर ही इसको रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं स्पीकर का रोल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इस्टेब्लिश करती है एक अंडर आर्टिकल 280 के तहत, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में दिखता है। ठीक है, और इट इज टास्क्ड विद रिकमेंडेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यूज बिटवीन द सेंट्रल एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच में टैक्स का रिवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सभी चीजें फाइनेंस कमीशन का काम होता है। कम्युनलिज्म की बात करें तो कम्युनलिज्म जो है रेफर करता है एक सोशल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जो एम्फेसाइज करता है इंटरेस्ट को और आइडेंटिटी को ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। एथनिक कम्युनिटी और जो लीडिंग टू इंटर ग्रुप टेंशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया इंडिया में कम्युनलिज्म के साथ साथ वो मैनिफेस्ट करती है और वेरियस फॉर्म्स को इंक्लूड करती है, शो करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज जो है पोर्ट्रे करती है। कंबेटिंग कम्युनलिज्म की बात करें तो ये रिक्वायर करता है प्रोमोटिंग सेक्युलरिज्म को, इंटरफेथ डायलॉग को और इंक्लूसिव पॉलिसीज को जो रिस्पेक्ट करते हैं डाइवर्स फैब्रिक और ऑफ सोसाइटी को। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको यहाँ तक सारी वीडियो समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आपको किसी और क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एज सून एज पॉसिबल। सो यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।